रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी इस कहानी में गर्मी में गर्म बहू की ठंडी सास का मतलब यहाँ इनके बर्ताव से है। जहाँ एक तरफ कामिनी की बहू आरती स्वभाव में गर्म और गुस्से वाली थी, वहीं उसकी सास कामनी शांत और ठंडी थी। वो जल्दी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करती, जिसके चलते उसके मोहल्ले वाले जब भी आरती को चिल्लाते, गुस्सा करते देखते और उसकी सास को शांत बैठा देखते, तो उसे गर्मी में गर्म बहू की ठंडी सास का ताना मारते, जिससे वो और चिढ़ जाया करती। एक दिन सुबह के समय आरती हॉल में बैठी अपनी सास कामिनी के पास आती है। माँ जी, इसी बात पर मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। मैंने आपको एक हफ्ते पहले बोला था कि गैस खत्म होने वाली है, उसकी बुकिंग करवा देना, वरना आने में देर होगा। लेकिन ना ही आपने मेरी बात सुनी, ना ही आपके बेटे ने। उसके बाद आप लोग ही कहेंगे कि वैसे गर्मी है, तुम और गर्म हो रही हो। बहू ठीक है, कोई बात नहीं, शांत हो जा। इतनी छोटी बात पर इतना गर्म क्यों हो रही है? कभी ठंड भी रहा कर, वैसे भी बहुत गर्मी है, ऊपर से तू अपना दिमाग और गर्म कर रही है। माँ जी, आप मुझे शांत होने को कैसे कह सकती हैं? आपको पता है ना, मैंने अभी तक सुबह से चाय तक नहीं बनाई है। गैस भरवा दो, ये बोलते बोलते आज गैस खत्म हो गई है और मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं और गर्म हो रही हूँ। बहू कोई बात नहीं, अगर गैस खत्म हो गई है तो तेरे गर्म होने से गैस तुरंत तो भर नहीं जाएगी, तो तुझे अपना दिमाग गर्म करने से क्या फायदा। एक काम कर, तू अभी के लिए बाहर से ऑर्डर कर दे। अनुज जैसे ही तैयार होकर आएगा ऑफिस जाने के लिए, वो गैस बुक कर देगा। माँ जी, सुबह सुबह बाहर का खाना, मुझे इतनी लापरवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बिना बात के दिमाग खराब करते हैं आप लोग, और कुछ नहीं। आरती अपनी सास से बहस कर ही रही थी और उसकी सारी बातें हाथों में पूजा की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी उसकी पड़ोसन विनीता सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो घर के अंदर आती है। बस कर बहू, बस कर। बाहर गर्मी कम है क्या जो तू अपना दिमाग भी गर्म कर रही है? कब से मेरी सहेली को सुनाई जा रही है, बेचारी इतनी शांत रहती है, अपने गुस्से को हमेशा ठंडा रखती है, तभी इसे गर्मी कम लगती है। अपनी सास से कुछ सीख ले तू भी। आंटी जी, जब आपको पूरी बात पता ना हो तो एक तरफा फैसला मत सुनाइए आप। मैं बिना बात के गर्म नहीं होती हूँ, ना बिना बात के किसी से बहस करती हूँ। बहू, तू तो शुक्र माना कि तुझे मेरी सहेली जैसे स्वभाव से ठंडी सास मिल गई, जो बात बात पर तेरी तरह गुस्से में गर्म नहीं होती, वरना इस घर में हमेशा महायुद्ध होता रहता और कुछ नहीं। और रही बात पूरी बात जानने की, तो दरवाजे पर खड़ी होकर मैंने तेरी सारी कथा सुन ली है। एक काम कर, अनुज को कहकर मेरे घर से भरा हुआ सिलेंडर उठवा ले। जब तेरे घर आएगा तो मुझे दे दियो। चल कामिनी, तू मेरे साथ मंदिर चल, थोड़ा शांति मिलेगी तुझे वहाँ पर। विनीता की बात सुनकर आरती की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद विनीता कामनी को अपने साथ मंदिर लेकर चली जाती है और आरती अपने कमरे में जाकर अपने पति अनुज को जगाती है। उठिए, सुबह हो गई है। यहाँ भूख के मारे मेरी नींद गायब है और आप है कि चादर ताने आराम से सो रही हैं। यार भूख लगी है तो रसोई में जाकर कुछ बनाकर खाओ। यहाँ मेरा सर क्यों खा रही हो? सोने दो मुझे, नींद आ रही है। गैस खत्म हो गई है, चुपचाप उठ जाइए, मेरा दिमाग मत गर्म करिए, समझे? उठिए और जाकर विनीता आंटी के घर से भरा हुआ सिलेंडर उठाकर लाइए, ताकि मैं कुछ बनाऊं, प्लीज। आरती को गुस्से में गर्म देखकर अनुज आगे कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप विनीता के घर जाता है और भरा हुआ सिलेंडर लेकर अपने घर में रख देता है, जिसके बाद आरती रसोई में खाना बनाने में लग जाती है। समय बीतता है, लेकिन आरती के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। एक दिन वो धूप में छत पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी और अचानक से चलते चलते मशीन रुक जाती है, जिसे देखते ही उसका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है और वहाँ कामिनी आती है। क्या हुआ? तू वॉशिंग मशीन को ऐसे क्यों घूर रही है, जैसे उसमें तुझे कपड़े नहीं धोने बल्कि उसके साथ जंग लड़नी है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ जी कि मुझे वॉशिंग मशीन से जंग ही लड़नी है, क्योंकि इस खटारा मशीन को देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बहुत हो गया, मैं इसे इतनी बार बनवा चुकी हूँ कि अब तो शॉप वाले ने भी मना कर दिया है। पता नहीं क्या बीमारी है इसमें, जो हर बार चलते चलते रुक जाती है। आज भी रुक गई है। नहीं नहीं बहू, मेरी बात सुन।
हाँ, तुझे गलतफहमी हुई है। मशीन खराब नहीं है, बल्कि बस करिए माँ जी, आप तो हमेशा यही कहती हैं ताकि आपके पैसे ना खर्च हो, आपको नई वॉशिंग मशीन ना लानी पड़े। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तो पहले मेरी बात सुन अपना दिमाग ठंडा करके। माँ जी, पिछले 1 घंटे से मैं धूप में कपड़े धो रही हूँ। बीच में ये खटारा मशीन बंद हो गई है और आप कह रही है कि मैं ठंडी हो जाऊं, गुस्सा ना करूं। यहाँ मेरा खून जल रहा है और आपको शांति की पड़ी है। आज मैं इस मशीन का अंतिम संस्कार ही कर दूंगी। आरती इतना कहकर छत पर रखे लोहे के डंडे से वॉशिंग मशीन को तोड़ देती है। उसकी आवाज सुनकर अनुज भागते हुए छत पर आता है और आरती को वॉशिंग मशीन को तोड़ते देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया? क्या तुम पागल हो गई हो? तो और क्या करती, जब देखो बंद हो जाती है चलते चलते। आज जब मैं कपड़े धुलने ही जा रही थी तभी सोच लिया था कि अगर इसने आज बीच में मेरा साथ छोड़ा तो आज मैं इसका अंतिम संस्कार कर दूंगी, तो मैंने कर दिया। तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम गर्मी में गर्म रहती हो, हमेशा थोड़ा ठंडा रहा करो। पागल औरत, जब लाइट नहीं है तो वॉशिंग मशीन कैसे चलेगी? इसे तोड़ने से पहले लाइट आ रही है या नहीं ये तो चेक कर लेती। क्या लाइट नहीं है? मुझे तो पता ही नहीं था। ये क्या कर दिया मैंने? बहू, यही तो मैं तुझे बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें नई वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी। बहुत गर्म होता है ना तुम्हारा दिमाग। अब तुम हाथों से कपड़े धुलो, सीधी और शांत। सांस मिलने की वजह से तुम बहुत सर पर चढ़ गई हो। अनुज इतना कहकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, तभी एक दिन आरती अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मैंने आपको जो सोने का सेट रखने के लिए दिया था, आप मुझे आज के लिए दे दीजिए। मेरी बहन को चाहिए, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगी। बहू, लेकिन वो सेट अभी मेरे पास नहीं है। वो मैंने तेरी ननद को दिया है, वो ले गई अपने ससुराल, क्योंकि शादी थी ना उसके ससुराल में। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें ऐसे बिना पूछे उठाकर किसी को भी देने की? आपको मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। बहू, वो कोई पराई नहीं बल्कि तुम्हारी ननद है। हमेशा हर बात पर इतना गर्म होने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं शांत रहती हूँ, इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी सुना दोगी? माँ जी, आपने सुनने वाला काम ही किया है। इतना ही शौक लग रहा था तो नया हार बनवा कर दे देती ना ननद जी को। मेरा हार उठाकर देने की क्या जरूरत थी? आरती और कामनी की बातें अनुज कमरे के बाहर खड़ा सुन रहा था, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में आकर आरती के हाथों में हार का सेट रख देता है। माँ को क्या करना चाहिए क्या नहीं ये चीज तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ ने जब मेरी बहन को तुम्हारा हार दिया तभी नया हार ऑर्डर करवा दिया था। अगर वो उसने नहीं दिया तो वो तुम्हें नया हार दे देंगी, और अगर दे दिया तो तुम्हारे पास 2 हार हो जाएंगे, आगे काम ही देंगे। लेकिन तुम्हारा तो हमेशा दिमाग ही गर्म रहता है। सीधी सास होने का फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। अपने पति की बात सुनकर आरती को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे हमेशा दिमाग से इतना गर्म नहीं रहना चाहिए, ताकि उसे सही गलत का अंतर समझ में आए। जिसके बाद वो अपनी सास और पति से माफी मांगती है और आगे से अपनी सास की तरह गुस्सा कम करके शांत रहने की कोशिश करना शुरू कर देती है। हेमंत अपनी बीवी नंदिनी से खुश नहीं था, इसलिए उसने घर से बाहर एक प्रीति नाम की लड़की के साथ भी चक्कर चला रखा था और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे कि जब हेमंत प्रीति को अपनी पहली बीवी के बारे में बताता है तो प्रीति उसकी बात को मान लेती है और खुद सामने से उसे शादी के लिए बोलती है। हेमंत जो पहले से नंदिनी से खुश नहीं था, वो प्रीति से शादी करने के लिए हाँ कर देता है और दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद हेमंत प्रीति को अपने घर लेकर आता है और नंदिनी से मिलवाता है और नंदिनी से हेमंत बोलता है, तुम्हें ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अब आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो उस घर में तो रह सकती हो, वरना अपना देख लो। देखो, मैं जानती हूँ अभी मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगी कि मैं तुम्हारी सौतन भले ही हूँ। हम दोनों एक साथ इस घर में रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो। लेकिन अगर आप इससे ही प्यार करते तो आपने मुझसे शादी क्यों की? ये सब शादी से पहले भी तो बता सकते थे ना। और प्रीति, तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो तुम्हें इनसे शादी करने की क्या जरूरत थी? आ गई घर पर मुंह उठाकर मेरी सौतन। अरे अभी तो बताया हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे हेमंत का पता नहीं।
लेकिन मैं तो हेमंत के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये कौन सा प्यार है? मेरे पति की भूख है तुम्हें, और आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं था और मैं प्रीति से शादी के बाद मिला। प्रीति से मुझे वो प्यार मिला जो मुझे तुमसे आज तक कभी नहीं मिला। अब मैं प्रीति को नहीं छोड़ सकता हूँ। ठीक है, जब आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते तो मैं भी क्यों जाऊँ यहाँ से? हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। नंदिनी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकालती और वही उन दोनों के साथ ही रहती है। नंदिनी की सौतन को घर में आए काफी समय हो गया था। जब भी नंदिनी किसी बहाने से हेमंत के पास जाती तो हमेशा उसके पास प्रीति चिपकी हुई मिलती थी। एक दिन नंदिनी कमरे में आलू के पराठे लेकर जाती है और जैसे ही प्रीति आलू के पराठे खाती है तो वो नंदिनी से बोलती है, आय हाय, क्या आलू के पराठे? आज से पहले मैंने ऐसे आलू के पराठे नहीं खाए। और है क्या? जरा दे दो मुझे। लेकिन ये तो मैं इनके लिए लाई थी और तुमने तो खा ही लिया। वैसे भी अभी भी पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा? अरे क्या तुम भी मानती हो कि मैं तुम्हारी सौतन हूँ? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तुम मुझे खाने के लिए भी रोकोगी। ले आओ ना हेमंत के हिस्से के भी दे दो, उसके लिए कुछ और बना देना। ये मैंने बनाए नहीं है, एक नया ढाबा खुला था तो मैंने सोचा घर के लिए भी लेकर चलती हूँ, तो वहीं से लेकर आई हूँ। तुम्हें लेना है तो वहीं जाकर ले लो। मैंने ये हेमंत जी के लिए रखे हैं, तुम जाओ और ढाबे से जाकर खुद ले लो। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं जाकर ढाबे से ही खा लूंगी और घर के लिए भी ले आऊंगी। नहीं, घर के लिए मत लाना, मैंने खा लिया है और हेमंत जी के लिए रखा है और तुम तो खाकर ही आओगी। और कौन बचा खाने वाला, इसलिए मत लाना। अरे मतलब है मैं घर पर भी लाकर खाऊंगी। अजीब है ये। वैसे तो हेमंत को छोड़ नहीं रही और अब आलू के पराठे इतने अच्छे लग रहे हैं, हेमंत को ही भूल गई। लेकिन मेरा क्या है, कुछ भी करे लेकिन मेरे पति से बस दूर रहे। इस सौतन की भूख मेरे काम तो आ रही है, लगी रहे, मुझे क्या। नंदिनी प्रीति को ऐसे देखकर खुश होती है क्योंकि जब से प्रीति ने आलू के पराठे खाए थे तब से बार बार पराठे खाने के लिए ढाबे पर जाया करती थी और उसके ढाबे पर जाने से नंदिनी को हेमंत के साथ समय बिताने को मिल जाता था। कुछ दिनों बाद नंदिनी की ननद हिमांशी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आती है और नंदिनी के लिए गिफ्ट में मेकअप किट लाती है और उसे देते हुए बोलती है, भाभी ये देखो मैं आपके लिए कितनी अच्छी किट लेकर आई हूँ। ये यहाँ कहीं नहीं मिलती है, मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ। बताओ कैसी लगी आपको? अच्छी है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? यहाँ पर और तरह के किट भी तो है ना, वो इस्तेमाल कर लेती। बिना बात के खर्चा कर दिया। भाभी आपके लिए कुछ करना खर्चा थोड़ी है, आपको पसंद आई है ना, मेरे लिए वही बहुत है बस। दोनों ननद भाभी बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में प्रीति भी वहाँ आ जाती है और मेकअप किट देखकर बोलती है, अरे वाह, ये तो वही मेकअप किट है ना जो यहाँ मिलना मुश्किल है। कौन लाया ये? हाँ ये वही है, मैं लेकर आई हूँ भाभी के लिए। लेकिन भाभी ये कौन है? ये भी तुम्हारी भाभी ही है, तुम्हारे भैया की पत्नी और मेरी सौतन। हाँ तो एक भाभी के लिए इतनी महंगी किट लाई हो तो दूसरे को भी तो मिलना चाहिए ना। मैं ये किट ले लूँ? नहीं, ये तो मैं नंदिनी भाभी के लिए लाई हूँ, आपको चाहिए तो आप भैया से बोलो। ऐसे कैसे? मुझे नहीं पता, मुझे तो यही चाहिए। अरे हिमांशी जा, अपनी भाभी को नए ढाबे से आलू के पराठे खिलाना, बहुत पसंद है इसे, खुश हो जाएगी। आलू के पराठे गए भाड़ में, मुझे किट चाहिए। कैसी भूखी भाभी लाए हैं भैया, मेकअप किट को देखते ही ऐसा कर रही है जैसे कभी देखा ही ना हो। इतना भी क्या है? अब क्या ही बताऊं मैं, इससे पहले तुम्हारे भैया की भूख थी, उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी और उसके बाद ढाबे के आलू के पराठे की भूख हो गई। अब भूख अटकी है मेकअप किट पर। पता नहीं सौतन लाई भी तो कैसी, नई चीज को देखते ही उसकी भूख शुरू हो जाती है इसको। तुम दोनों एक काम करो, यहाँ खड़े होकर मेरी भूख पर बातें करते रहो, मैं जा रही हूँ ये मेकअप किट लेकर। प्रीति वो किट लेकर वहाँ से चली जाती है और प्रीति की इस तरह से किसी भी चीज की भूख को देखकर नंदिनी भी बहुत हैरान होती है, लेकिन करती भी क्या वो, इसलिए चुप होकर बैठ जाती है। कुछ दिनों बाद हेमंत अपने दोस्त नलिन को लेकर घर आता है। प्रीति को नलिन पहली ही नजर में अच्छा लगने लगता है और वो उसके पास जाकर बोलती है, आप इनके दोस्त हैं, लेकिन मैंने पहले तो कभी नहीं देखा आपको इनके साथ। अब तक कहाँ थे? आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं शहर से बाहर रहता हूँ। आज ही आया हूँ तो सबसे पहले हेमंत से मिलने आ गया और हेमंत मुझे यहाँ लेकर आ गया। हाँ, ये मेरा बहुत खास दोस्त है। आपके खास दोस्त हुए तो हमारे भी तो खास मेहमान हुए ना। हाँ, अपने खास मेहमान की मेहमान नवाजी अच्छे से करना, कोई शिकायत का मौका मत देना। तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में नंदिनी और हिमांशी आ जाती हैं और नलिन प्रीति को ऐसे बात करता देख नंदिनी हिमांशी से बोलती है, हिमांशी देख रही है मेरी सौतन को, ऐसे बात करिए जैसे अब इसकी भूख नलिन जी हो गए हैं। हाँ भाभी, देखकर तो यही लग रहा है।
लेकिन आपके लिए तो अच्छा है ना। अरे कुछ खाने के लिए भी लाओ या खड़े होकर बात करती रहोगी। हाँ जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मैं अभी नलिन से बात कर रही हूँ। अच्छा भाभी, मैं आपकी वो वाली मेकअप किट ले लूं क्या? हाँ जाओ ले आओ और अब डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना? भाभी आप सही बोल रही थी। अब समझ आएगा भैया को आपको छोड़कर। ये आपकी भूखी सौतन लाए थे ना, इनकी भूख तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भैया से अब भैया के दोस्त पर आ गई है। अरे प्रीति, तुम भी जाओ, कुछ लेकर आओ। अभी तो तुम कह रही तुम्हारे खास मेहमान हैं और अब कुछ लेके भी नहीं आ रही। लाने के लिए दोनों है ना, मुझे नलिन से बात करने दो। और जाओ ना, आप मेरे लिए कुछ ले आओ, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ भैया, अब भाभी का बर्ताव कैसा लग रहा है? भाभी की ही भूख है, जाओ। ये तुम कैसी बात कर रही हो मुझसे प्रीति? और कैसे बात करूँ? वो क्या है ना, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे तो नलिन में इंटरेस्ट है। लो देख लो, आप कैसी भूखी सौतन लाए हो जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती है। आपको कुछ समझाए तो गलत ही लगता है ना, अब खुद ही देख लो। शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने प्रीति की वजह से तुम्हें बहुत दुख दिया है। हेमंत को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगता है, लेकिन हेमंत तो सुधर जाता है। पर प्रीति की भूख कभी शांत नहीं होती। नई चीजों के प्रति उसका आकर्षण उसे भूखा बना ही देता है। प्रीति हेमंत को छोड़ देती है और अब हेमंत नंदिनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।